हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? आई होप ऑल इज गुड. सो लेट्स बिगिन. पिछले क्लास में हमने देखा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, राइट? जिसमें हमने पढ़ा था दैट अल्कोहल विल एक्ट एज अ एसिड एज वेल एज बेस, राइट? आफ्टर दैट हमने पढ़ा था कि अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर. दैट मीन्स वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल. फिर हमने देखा था अल्कोक्साइड आयंस आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन हाइड्रोक्साइड आयन, राइट? फिर हमने पढ़ा था एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, हाउ एसिडिक स्ट्रेन डिक्रीजेस in this way, right? That means tertiary alcohol is less acidic than secondary, then primary and then methyl. Okay, so आज हम पढ़ेंगे exception case and chemical properties of phenol. Okay, now this is paranitrophenol is more soluble in water than orthonitrophenol. Okay, now in case of orthonitrophenol, the nitro group NO2 group, right, this one is attached to benzene ring to the ortho position with respect to OH group. Okay, in case of paranitrophenol, this NO2 group is attached to para position with respect to the OH group, right? अपोजिट साइड में है, right? और ये दोनों एक दूसरे को एडजेसेंट है, तो ये क्या हो जाएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और ये क्या हो जाएगा पैरानाइट्रोफिनॉल. अभी देखो सोल्यूबिलिटी वाटर में किस वजह से थी? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट? जो आपका फिनॉल था वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा था. दैट्स व्हाई फिनॉल इज स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर. इन केस ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है, ओके, तो ये दोनों ग्रुप बहुत पास में है. सो ये जो हाइड्रोजन एटम है, दिस इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. विच बॉन्ड? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद द ऑक्सीजन ऑफ NO2 ग्रुप. ओके, सो ये बॉन्ड बन गया इसके साथ, तो ये क्या हो गया अभी? चिलेट बन गया. ओके, एक कॉम्प्लेक्स बन गया. सो नाउ दैट हाइड्रोजन एटम, ये जो हाइड्रोजन एटम है, दैट इज नॉट अवेलेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल. सो जिसकी वजह से क्या होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर. अभी फिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल वाले केस में देखते हैं क्या होता है. यहाँ पे देखो ये दोनों ग्रुप बहुत दूर है, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन इज एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ water molecule and hydrogen is also available to form hydrogen bond with water molecule. Okay, so now in this case this hydrogen bond which is formed between oxygen of phenol, right, and oxygen of OH group and hydrogen of water molecule, this is intermolecular hydrogen bond. ये कौन सा हो गया? Intermolecular hydrogen bond. This two type of hydrogen bond you have to remember. Okay, so because कि यहाँ पे वाटर के साथ आपके मॉलिक्यूल ने बॉन्ड फॉर्म किया है, so this molecule is soluble in water, or we can say it is completely soluble in water. So I hope it is understood to all of you why paranitrophenol is completely soluble and why orthonitrophenol is sparingly soluble. Okay, so अब हम पढ़ेंगे acidity of phenol, whether phenol is acidic or not. Okay, so aqueous solution of phenol changes blue litmus paper to red, whereas alcohol is neutral to litmus paper. ठीक है, वो ना ब्लू को रेड में चेंज करता है ना रेड को ब्लू में चेंज करता है, बट फिनॉल चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड. ये चीज याद रखनी है. ओके, नाउ फिनॉल neutralize with NaOH, or we can say it react with NaOH, sodium hydroxide. Okay, but it does not react with sodium carbonate Na2CO3 या फिर sodium bicarbonate NaHCO3. ओके, इसके साथ फिनॉल रिएक्शन नहीं करता है. ओके, सो you know acid, carboxylic acid, right? RCOOH. Now these are acidic in nature. Okay, so this carboxylic acid can react with sodium bicarbonate
और सोडियम कार्बोनेट। ओके, इनके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट होता है, लेकिन फिनॉल के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट रिएक्शन नहीं करते। ओके, दिस शोज दैट कि जो फिनॉल है इट इज वीक एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, और इट possess वीक एसिडिक कैरेक्टर। फाइन। अभी फिनॉल में होता क्या है, फिनॉल में आपका बेंजीन रिंग होता है to which hydroxyl group is directly attached, right? And the oxygen atom जो इस कार्बन एटम को अटैच्ड होता है, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन एटम है, ये जिस कार्बन एटम को अटैच्ड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp2, राइट? तो इसमें क्या हो गया, ये जो बेंजीन रिंग है दैट विल एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ओके, बिकॉज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट? तो ये क्या करेगा, this will act as electron withdrawing group. This will try to withdraw electron pair from oxygen. Okay, so जिसकी वजह से क्या होगा, there will be the charge distribution and resonating structures of phenol, जो अभी हम पढ़ेंगे। ओके, नाउ दिस आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल। अभी ये देखो, ऑक्सीजन के पास क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? अभी ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन विल, this benzene ring will withdraw this electron pair from the oxygen lone pair from the oxygen atom, right? And now this lone pair is in conjugation with this pi electron, तो वो अभी रेजोनेंस में जा चुके हैं, राइट? तो अभी रेजोनेंस में जाने के बाद क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के पास आएगी तो ये कार्बन क्या कर देगा, ये वाले बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर देगा, राइट? एंड देयर विल बी डबल बॉन्ड बिटवीन दिस कार्बन एंड ऑक्सीजन। जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो क्या होगा, ऑक्सीजन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। ओके, और क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पे आया था, इस कार्बन आइटम पे आया था, तो इस वाले कार्बन आइटम पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, अभी क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। देखो यहाँ पे बॉन्ड बन गया, राइट? अभी यहाँ पे बॉन्ड बन गया, दैट मीन्स ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा एट पैरा पोजिशन। तो पैरा पोजिशन पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। ओके, अभी ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। ये देखो यहाँ पे बॉन्ड बन गया, राइट? जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड बनेगा ये वाला बॉन्ड ऑर्थो पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ऑर्थो पोजिशन विल गेट निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी ऑर्थो पोजिशन पे, राइट? अब ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो ये जो डबल बॉन्ड बना था ये फिर से ऑक्सीजन आइटम ले लेगा। ओके, और ऑलवेज रिमेम्बर, जब ये लोन पेयर रिंग में रेजोनेंस करेंगे, रिंग में डीलोकलाइज्ड होंगे, तो ऑक्सीजन विल गेट पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन से डबल बॉन्ड से अटैच रहेगा, राइट? इसीलिए हमने बोला था कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड possess पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और इसी की वजह से उनका बॉन्ड लेंथ भी कम था देन मेथनॉल। ओके, जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था ये चीज मैंने बताई थी। ओके, तो ये बॉन्ड ऊपर आ जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन विल गेट इट्स लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ओके, और आपका फिनॉल आपको वापस मिल गया। आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू, राइट? तो अभी क्या हुआ, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, ये जो कार्बन एटम है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तो पता ही है, राइट? तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ऑक्सीजन पे वो डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो गई ना, देखो ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए यहाँ से, राइट? विड्रॉ किए तो ऑक्सीजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट? अभी इस ऑक्सीजन को क्या चाहिए, इसको तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ये कहाँ से लेगा इलेक्ट्रॉन्स, दिस विल टेक अप दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस OH बॉन्ड, राइट? यहाँ पे जो इलेक्ट बॉन्ड पेयर है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन यहाँ से इन बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो H पॉजिटिव है इसका रिलीज बहुत आसान हो जाएगा, राइट? क्योंकि क्या हो गया, पोलैरिटी बढ़ गई है ना OH बॉन्ड की, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है बिकॉज ऑफ दिस बेंजीन रिंग,
राइट। तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पे अपने तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से जो पोलैरिटी है वो इंक्रीज हो गई है। पोलैरिटी इंक्रीज हो गई, दैट मीन्स H पॉजिटिव बहुत आसानी से यहाँ से रिलीज कर सकता है, और ये क्या बन जाएगा फिर, फिनॉल से अगर H पॉजिटिव चला जाए तो क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन O निगेटिव बन जाएगा, राइट। सो अभी क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द टू फॉर्म, अल्कोहल या फिर फिनॉल इज मोर एसिडिक, राइट। किसकी एसिडिटी ज्यादा है, अल्कोहल की ज्यादा है या फिनॉल की ज्यादा है, तो ये अभी हम पढ़ेंगे। सो एक चीज याद रखना, अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक and we can say phenols are stronger acid than alcohols and water. They are million times more acidic than alcohols. Phenols are million times more acidic than alcohol. अभी ऐसा क्यों? Okay, so always remember this is your alcohol, this is your phenol. ये एसिड करके तब एक्ट करेंगे जब ये प्रोटॉन डोनेट करेंगे, राइट। तो H पॉजिटिव इन्होंने रिलीज किया, तो जब ये H पॉजिटिव रिलीज करेंगे तो यहाँ से H पॉजिटिव जाएगा, कब जाएगा, जब ऑक्सीजन यहाँ की बॉन्ड पे अपने तरफ खींचेगा, एंड ऑक्सीजन विल गेट निगेटिव चार्ज, राइट। तो जब आपका अल्कोक्साइड बनेगा तब आपका क्या होगा, अल्कोहल विल एक्ट एज एसिड, और जब आपका फिनॉल से क्या बनेगा, फिनॉक्साइड, एट दैट टाइम फिनॉल विल एक्ट एज एसिड, राइट। बट एक चीज हमें पता है कि एवरीथिंग मूव टुवर्ड स्टेबिलिटी, राइट। हर चीज, हर कंपाउंड स्टेबिलिटी की तरफ भागता है, ओके। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो वही कंपाउंड बनाएगा। तो अगर अल्कोहल अल्कोक्साइड से ज्यादा स्टेबल है, if alcohol is more stable than alkoxide ion, तो वो alkoxide ion बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा, राइट। रिएक्शन विल फेवरेबल इन बैकवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर अल्कोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है देन अल्कोहल, तो वो क्या करेगा, वो अल्कोक्साइड आयन बनाएगा, राइट। सेम इज द केस विद फिनॉल। अगर फिनॉल ज्यादा स्टेबल है तो फिनॉल क्यों फिनॉक्साइड आयन बनाएगा ना, राइट। फिनॉल क्यों H पॉजिटिव को लूज करेगा, अगर फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल है तो डेफिनेटली फिनॉल विल गो फॉर आयनाइजेशन, और वो क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन बनाएगा, राइट। तो यही चीज हमको देखनी है। अभी देखो, अल्कोहल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं क्या, डेफिनेटली नहीं होते। अल्कोहल इज नॉट स्टेबलाइज बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लेकिन फिनॉल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, अभी हमने देखे, राइट। तो हमको ये चीज पता है, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, राइट। नाउ इन केस ऑफ अल्कोक्साइड आयन, अल्कोक्साइड आयन वाले केस में क्या हो रहा है, जो निगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, दैट इज लोकलाइज्ड ओनली ऑन ऑक्सीजन, negative charge on oxygen is localized on oxygen only, okay। तो अल्कोक्साइड आयन में भी कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होते, देयर आर नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर अल्कोहल एंड फॉर अल्कोक्साइड आयन, राइट। बट इन केस ऑफ फिनॉक्साइड आयन there are resonating structures, okay, we will see it, there are resonating structure, and this negative charge on oxygen is localized in the benzene ring, is delocalized, okay। यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है ये delocalized हो रहा है, और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज localized है only on oxygen, right। so इसके वजह से फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के वजह से फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होगा। अंडरस्टूड, इतना समझ में आ गया स्टेबिलिटी ऑफ अल्कोक्साइड एंड फिनॉक्साइड। अल्कोक्साइड फिनॉक्साइड से लेस स्टेबल है, क्यों, क्योंकि वहां पे कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आया है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ H पॉजिटिव, राइट। तो वो सिर्फ लोकलाइज रहेगा किस पे, ऑक्सीजन पे, वो कहीं मूव नहीं कर रहा। बट इन केस ऑफ फिनॉक्साइड क्या हो रहा है, जो निगेटिव चार्ज आया है ऑक्सीजन पे वो पूरे रिंग में डीलोकलाइज्ड होगा, जिसकी वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और जो जो कंपाउंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ये चीज हमें पता है, ओके। सो वही चीज हम देखने वाले हैं अभी। नाउ दिस आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉक्साइड, ओके। तो अभी देखो, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया था, एक लोन पे बढ़ गए, राइट। तो ये यहाँ पे आएगा बॉन्ड,
तो ऑक्सीजन विल गेट डबल बॉन्ड. अभी ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि ऑक्सीजन सेटिस्फाइड है, 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड है. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये डबल बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा, तो ऑर्थो नेगेटिव चार्ज ले लेगा. राइट, अभी ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, है ना. बॉन्ड बन गया. अभी जैसे ये बॉन्ड बना तो ये वाला बॉन्ड पैरा पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया आपका. राइट, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा. जैसे ही बॉन्ड बनेगा ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ऑर्थो. ऑर्थो पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया. राइट, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया. बन गया बॉन्ड. जैसे ये बॉन्ड बनेगा तो ये डबल बॉन्ड ऊपर चला जाएगा ऑक्सीजन के पास फिर से, एंड ऑक्सीजन विल गेट नेगेटिव चार्ज. तो आपने देखा देयर आर 5 resonating structures, right? 1 2 3 4 5. So इससे क्या हुआ, the delocalization of negative charge make phenoxide ion more stable and favors ionization of phenol, right? क्योंकि phenoxide ion ज़्यादा stable है than phenol, क्योंकि उसमें negative charge delocalized हो रहा है in the benzene ring, right? That's why जो reaction है phenol to phenoxide, okay, this is more favorable in this direction. okay, ये ज्यादा स्टेबल फिनॉक्साइड आयन बनाएगा जिसके वजह से फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल. ओके, अभी आप पूछोगे फिनॉल से फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल कैसे, क्योंकि दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, दोनों ही बना रहे हैं ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, राइट. और दोनों इक्वल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं. देखो यहाँ पे भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है फिनॉल के और फिनॉक्साइड के भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है. तो फिर दोनों में से फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल कैसे, राइट. अभी देखो इन केस ऑफ फिनॉल ऑक्सीजन पे क्या आया था, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया था. जब हमने फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, यहाँ पे भी देखो आया है, यहाँ पे भी आया है. और रिंग में क्या सर्कुलेट हो रहा है, निगेटिव चार्ज सर्कुलेट हो रहा है. डीलोकलाइज कौन सा चार्ज हो रहा है, निगेटिव चार्ज हो रहा है ना. बट इन केस ऑफ फिनॉक्साइड यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव है क्या, नहीं है. यहाँ पे सिर्फ कौन सा चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है. और ऑक्सीजन पे कोई चार्ज है, नहीं है. तो देयर इज चार्ज सेपरेशन इन केस ऑफ फिनॉल. ओके, फिनॉल के केस में क्या होगा, हमको चार्ज सेपरेट करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे दोनों चार्ज है, पॉजिटिव एंड निगेटिव. लेकिन इन केस ऑफ फिनॉक्साइड there is no charge separation, and that is the reason why phenol molecule is less stable than phenoxide ion. अगर फिनॉल मॉलिक्यूल लेस स्टेबल है फिनॉक्साइड से तो फिनॉल क्या करेगा, फिनॉल विल गो टूवर्ड्स स्टेबिलिटी, उसको स्टेबिलिटी चाहिए. और स्टेबल कौन है, ज्यादा स्टेबल कौन है, फिनॉक्साइड है. तो वो फिनॉक्साइड बना देगा एंड इट विल एक्ट एज अ एसिड. समझ में आया. So phenoxide ion is more stable than phenol and hence it is stronger acid. Okay. Now I hope these things are clear to every one of you. Okay. मतलब इसमें आपको ये याद रखना है कि एसिड कौन है, एसिडिक कौन ज्यादा है, फिनॉल है या अल्कोहल है. तो लुक अल्कोहल में क्या है, अल्कोहल में आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होते, राइट. नो यहाँ पे क्या होगा, व्हेनेवर अल्कोहल गो फॉर आयनाइजेशन, ओके, तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ गया. मतलब निगेटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आ गया. ओके, सो अल्कोक्साइड आयन अगेन इज मोर स्टेबल देन अल्कोहल. बट इफ वी कंसिडर बिटवीन अल्कोक्साइड एंड फिनॉक्साइड कौन ज्यादा स्टेबल है, तो फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल है देन अल्कोक्साइड, क्योंकि फिनॉक्साइड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, देन अल्कोक्साइड में कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है. ओके, नाउ अगर हम कंसिडर करें कि फिनॉक्साइड क्यों बना रहा है फिनॉल, राइट, क्योंकि फिनॉल भी स्टेबल है, फिनॉल में भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है 5 और फिनॉक्साइड में भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, राइट. तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो इक्वल है, तो फिर फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल कैसे, है ना.
तो फिनॉक्साइड इसलिए ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें सिर्फ निगेटिव चार्ज ही है जो डीलोकलाइज्ड हो रहा है, और वहां पे आपको चार्ज सेपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था और रिंग में कौन सा डीलोकलाइज हो रहा था, निगेटिव चार्ज। सो इसी वजह से आपको ये चीजें याद रखनी है कि अल्कोहल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होते, अल्कोक्साइड में भी नहीं होते, बट अल्कोक्साइड में नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आ जाता है तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ओके, सो अल्कोक्साइड इज मोर स्टेबल देन अल्कोहल, दैट्स व्हाई अल्कोहल after ionization go for alkoxide. Okay, and it will act as weak acid. If we consider between alcohol and phenol, so phenol is stronger acid than alcohol, million times more acidic than alcohol because phenol में resonating structures है. If we go for the stability of alkoxide and phenoxide, तो फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल है, किससे, अल्कोक्साइड से, क्योंकि अगेन फिनॉक्साइड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, अल्कोक्साइड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होते, राइट। After that, if we come for phenol and phenoxide, so phenoxide is more stable than phenol because in case of phenol there is charge separation, in case of phenoxide there is no such charge separation. Okay, so that's why phenol is million times more acidic than alcohol, but it is weak acid than carboxylic acid. ये चीज याद रखना। ओके, नाउ कंसिडर इफ योर फिनॉल है आपके पास और आपके फिनॉल में सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड है, ओके, ग्रुप्स अटैच्ड है, लाइक क्रिसॉल हो गया, क्रिसॉल में होता है ना CH3 ग्रुप अटैच होता है रिंग को विथ OH, राइट। नाइट्रोफिनॉल हो गया जिसमें NO2 ग्रुप अटैच होता है, तो इस ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। ओके, तो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अभी हम पढ़ेंगे। तो देखो ये आपका फिनॉल है और यहाँ पे ग्रुप अटैच्ड है, कंसिडर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है। ओके, तो आफ्टर आयनाइजेशन ये क्या करेगा, दिस विल रिलीज दिस H पॉजिटिव। ओके, ये H पॉजिटिव रिलीज करके क्या बना देगा, फिनॉक्साइड बना देगा, है ना, O निगेटिव बना देगा, और इसको ये ग्रुप तो अभी भी अटैच्ड है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करता है, राइट। ये ग्रुप क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो जब ये ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो देखो ऑलरेडी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ना, रिंग में भी ऑलरेडी पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब रिंग भी इलेक्ट्रॉन रीच है। ओके, और ऑक्सीजन पे अभी और नेगेटिव चार्ज आ गया। फिनॉक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने देखे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे रहेगा तो ये क्या करेगा, इस निगेटिव चार्ज को अपने तरफ विड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ जाएंगे, राइट। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल इंक्रीज, एंड जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतने ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके क्या कर रहा है, ये फिनॉक्साइड अनायन को स्टेबलाइज कर रहा है। ओके, वो स्टेबल बना रहा है फिनॉक्साइड आयन को, फाइन, जिसकी वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ गए, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ गए दैट मीन एसिडिटी बढ़ गई, उसकी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ गई ना, और जितना ज्यादा स्टेबल वो उतना ज्यादा एसिडिक। आइए समझ में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, NO2 ग्रुप हो गया, COOH ग्रुप हो गया, साइनो, क्लोरो, ब्रोमो। अच्छा, हमने क्लोरोबेंजीन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखे थे विद नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का, देखा था ना, सेम उसमें कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ गए थे बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, बड़े थे ना, सेम यहाँ पे होगा, राइट। अभी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे ही क्यों, बिकॉज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन देर इज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मेटा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। ओके, ये चीज समझ में आ गई। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने ये निगेटिव चार्ज को विड्रॉ करके रिंग को स्टेबलाइज किया। ओके, और स्टेबलाइज किया जिसकी वजह से क्या हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ गए, जिसकी वजह से क्या हो गया, एसिडिटी बढ़ गई। ओके, नाउ नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। क्यों, क्योंकि देखो फिनॉल में फिनॉक्साइड आयन बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, है ना। लेकिन जब ये फिनॉल
नाइट्रो ग्रुप को अटैच्ड है और उसका जब फिनॉक्साइड आयन बनेगा तो उसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे क्योंकि वहां पे नाइट्रो ग्रुप भी रहेगा टू delocalize that negative charge. आई चीज समझ में? That's why nitro group, nitrophenol is more acidic than phenol. Now phenol is more acidic than cresol. Okay, cresol मतलब क्या होता है? फिनॉल के साथ कौन सा ग्रुप होता है? मिथिल ग्रुप होता है, CH3 ग्रुप होता है ना? अभी देखो, वन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ओके, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो कौन से होते हैं? अल्किल ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, राइट? NH2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, अल्कोक्सी ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ओके, जब ये ग्रुप आपके रिंग को अटैच रहेंगे तो इनका काम क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, राइट? अभी देखो, रिंग ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ पे ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है और ये और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वो डिस्टेबल हो जाएगा ना? इतने इलेक्ट्रॉन का करेगा क्या? आई चीज समझ में? कंसिडर आपके पास आपकी कोचिंग की नोट्स है, ठीक है, आपकी खुद की नोट्स है, और आपका फ्रेंड आपको दूसरे कोचिंग के भी नोट्स ला के दे रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा? आपके पास इतना सारा मटेरियल पड़ जाएगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप पढ़े कहाँ से, राइट? तो आपका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया, राइट? आपका जो रिजल्ट होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना, हम पढ़े कहाँ से, हर एक में अलग अलग मटेरियल, हमारे पास ऑलरेडी इतना सारा मटेरियल हो गया, ऊपर से आप ऑनलाइन वगैरह भी पढ़ रहे हो। चीज आ रही है समझ में? तो जिसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। सेम चीज यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे ऑलरेडी इतना सारा नेगेटिव चार्ज है, इतनी सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ऊपर से ये और ऐड करिए जा रहा है, राइट? ये ग्रुप और ऐड करे जा रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो ये कितना संभालेगा ना? बच्चा है, राइट? कितना संभालेगा? सो इसकी वजह से क्या हो गया? फिनॉक्साइड आयन जो है वो डीस्टेबल हो गया, डीस्टेबलाइज्ड हो गया बाय दिस सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जिसकी वजह से क्या होगा? एसिडिटी कम हो जाएगी, ओके, परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो ये जो क्रिसॉल है, दिस इज लेस एसिडिक देन फिनॉल, बट नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। आ गई चीज समझ में? इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? ये आपको सीक्वेंस में दे सकते हैं कि आप एसिडिटी इंक्रीज या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, ओके? आपको ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल दे देंगे, आपको क्रिसॉल दे देंगे, आपको फिनॉल दे देंगे, ओके? फिर आपको कोई अल्कोहल दे देंगे। सो एट दैट टाइम यू हैव टू कीप योर माइंड क्लियर कि क्या है, कौन सा ग्रुप कहाँ पे अटैच रहेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी और कहाँ पे रहेगा तो एसिडिटी डिक्रीज होगी, ओके? फाइन. So it is clear to every one of you, this is all about acidity of phenol. Now there are some characteristics test of alcohols and phenol जो हम lab में करते हैं, okay, which we will study now. First is the test for alcohol, that is Lucas reagent test. अभी सबसे पहले तो ये समझ लो कि Lucas reagent होता क्या है. It is a mixture of concentrated hydrochloric acid and anhydrous ZnCl2. Which ZnCl2? Anhydrous. Anhydrous मतलब which is there is no moisture, okay, absence of moisture, that is anhydrous. तो Lucas reagent क्या होता है? It is a mixture of concentrated hydrochloric acid and ZnCl2, okay? तो now Lucas reagent क्या करता है? Lucas reagent reacts with alcohol to form alkyl chloride. ये ROH के साथ react होता है to form alkyl chloride. And in laboratory, this test is used to distinguish between the different alcohols. हमारे पास कौन से अल्कोहल है? हमारे पास प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। तो अगर ये 3 अल्कोहल मैं आपको टेस्ट ट्यूब में दे दूं और आपको नहीं पता कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है, यू हैव टू डिस्टिंग्विश देम। आपको बताना है कि कौन सा अल्कोहल सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी। तो आप क्या करोगे? आप ये तीनों अल्कोहल को किसके साथ रिएक्ट करोगे? लुकास रिएजेंट के साथ, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रस ZnCl2, जिसकी वजह से क्या होगा? उसमें थोड़ा सा क्लाउडीनेस आ जाएगा, मतलब टर्बिड हो जाएगा सॉल्यूशन, ओके? व्हेन यू ऐड लुकास रिएजेंट टू द अल्कोहल, द सॉल्यूशन गेट टर्बिड. व्हाई द सॉल्यूशन गेट टर्बिड? बिकॉज जो अल्कोहल्स है वो तो सोल्यूबल है वाटर में, लेकिन ये जो है
लुकास रिएजेंट में सोल्यूबल है. ओके, अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन लुकास रिएजेंट, बट ये जो अल्किल क्लोराइड जो बना ना, दिस इज इनसोल्यूबल. ओके, तो इसके वजह से ये टर्बिड बन जाता है. तो अभी देखो यहाँ पे क्या होगा. द क्लाउडीनेस अपीयर्स ओनली ऑन हीटिंग इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, राइट. जब प्राइमरी अल्कोहल आप लुकास रिएजेंट के साथ ट्रीट करोगे और उसको हीट करोगे, तब जाके आपका अल्किल क्लोराइड बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा. मतलब हीटिंग इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, याद रखना. इन केस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, when you add secondary alcohol मतलब isopropyl alcohol with concentrated HCl and ZnCl2, तो क्या हो जाएगा, 5 से 10 मिनट में आपका सॉल्यूशन टर्बिड हो जाएगा. ओके, आपको वार्म करना पड़ेगा एंड द सॉल्यूशन गेट टर्बिड, क्लाउडीनेस अपीयर हो जाएगा विद इन 5 to 10 मिनट्स. इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल, जैसे ही आप ऐड करोगे, जैसे ही आपने लुकास रिएजेंट ऐड किया, वैसे ही आपका सॉल्यूशन टर्बिड हो जाएगा विद इन अ सेकेंड्स, राइट. तो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, टर्शरी अल्कोहल, राइट, जिसमें बहुत जल्दी टर्बिडिटी आ जाएगी विद इन अ सेकेंड. मतलब ऐड करते बराबर जब आपका सॉल्यूशन, क्लियर सॉल्यूशन टर्बिड हो जाएगा, क्लाउडी हो जाएगा, राइट. तो वो कौन सा अल्कोहल हुआ, वो टर्शरी अल्कोहल हुआ. जिसमें टर्बिडिटी थोड़े टाइम से आएगी, मतलब 5 to 10 मिनट से आएगी, वो कौन सा अल्कोहल हुआ, सेकेंडरी अल्कोहल हुआ, राइट. और जिसमें टर्बिडिटी सिर्फ और सिर्फ हीटिंग करने के बाद आएगी, वो कौन सा सॉल्यूशन हुआ, वो प्राइमरी अल्कोहल का सॉल्यूशन हुआ, राइट. तो ये चीज याद रखना. ओके, now यहाँ पे हम रिएक्शंस देख लेते हैं. now this is your primary alcohol, right, methanol and ethanol. so when it is reacts with concentrated HCl in presence of anhydrous ZnCl2, तो जब आप इसको हीट करोगे ना, यहाँ पे हीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक हीट नहीं करोगे ना, तब तक ये प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं, ठीक है. तो हीटिंग इज इंपॉर्टेंट हो गया. तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से OH निकल गया और यहाँ से H निकल गया. तो ये क्या निकल गया, H2O. और यहाँ पे क्या आ गया, Cl. Cl ने किसके साथ बॉन्ड बना लिया, कार्बन के साथ, राइट. तो ये बन गया आपका मिथिल क्लोराइड, CH3Cl. अभी देखो इथेनॉल के साथ भी सेम होगा, यहाँ से OH और यहाँ से क्या आ जाएगा, H. तो क्या हो गया, H2O रिमूव हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, राइट. और बचा क्या, Cl. तो Cl क्या बन जाएगा, C2H5 के पास. तो ये बन गया आपका इथिल क्लोराइड. आई चीज समझ में. बट टर्बिडिटी कब अपीयर होगी, व्हेन यू हीट द सॉल्यूशन इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है. नाउ सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं. दिस इज आइसोप्रोपिल अल्कोहल, राइट. यहाँ पे क्या होगा, OH, ओके, एंड यहाँ पे आपका H. ये निकल गया H2O, राइट. इसको भी हीट करना पड़ेगा, ओके. बट इसकी हीटिंग थोड़े कम टाइम के लिए होगी एज कम्पेयर टू प्राइमरी अल्कोहल. इसको ज्यादा टाइम लगेगा, इसको कम टाइम लगेगा, ओके. सो यहाँ पे H2 निकल गया और Cl ऐड हो गया टू द कार्बन. तो ये रिएक्शन टर्बिड कब होगी, ये सॉल्यूशन टर्बिड कब होगा, विद इन 5 to 10 मिनट्स. मतलब इस रिएक्शन को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन किससे कम टाइम लगेगा, प्राइमरी अल्कोहल से कम टाइम लगेगा. अब देखो टर्शरी में क्या हो रहा है, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल में क्या हो रहा है. अगेन ये भी हम रिएक्ट करेंगे विद HCl एंड अनहाइड्रस ZnCl2. तो इसमें तो हीट करने की भी जरूरत नहीं है, जैसे ही ऐड कर दोगे ना, वैसे ही आपका सॉल्यूशन टर्बिड हो जाएगा. मतलब आपका टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल विल कन्वर्ट टू टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड इमीडिएटली, ओके. ये H2O बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या आ गया, टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड. तो this shows that the reactivity of alcohol goes like tertiary alcohol is more reactive than secondary alcohol and then primary alcohol. ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर समझ में आ गई है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, टर्शरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल एंड देन प्राइमरी अल्कोहल. ओके, क्लियर है, पक्का, फाइन. सो अभी यही चीज हमने यहाँ पे देखी थी इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम. जो ज्यादा क्लाउडीनेस दिखाएगा दैट इज टर्शरी अल्कोहल, इमीडिएटली दिखा देगा दैट इज टर्शरी अल्कोहल, विच टेक सम टाइम 5 to 10 minutes, वो secondary alcohol. And the alcohol will show the turbidity or cloudiness only on heating, that is primary alcohol.
ओके, सो लूकास रिएजेंट में क्या हुआ, अल्कोहल रिएक्ट किया हमने किसके साथ, anhydrous ZnCl2 and concentrated HCl to form alkyl chlorides. Alkyl chlorides कैसे बने, समझ में आ गया? These three reactions are important: primary, secondary, tertiary. Okay, सिर्फ आपको H2O रिमूव करना है, डिहाइड्रेशन करना है, OH फ्रॉम अल्कोहल एंड हाइड्रोजन फ्रॉम HCl, यही रिमूव होगा बस, बाकी सेम. ओके, hope it is clear to every one of you. Reactivity order of alcohol goes like tertiary alcohol is more reactive than secondary and then primary. Okay, fine. अभी देखो why this is ये order क्यों दिया है. देखो in case of tertiary क्या होगा, जब ये OH यहाँ से निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट. तो जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना. तो ये क्या कर देंगे, ये इस पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा कम कर देंगे, राइट. कार्बोकेटायन को स्टेबल कर देंगे. यहाँ पे जब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस OH, राइट, तो यहाँ पे 2 ही अल्किल ग्रुप है, तो ये उतना स्टेबल कर पाएंगे क्या जितना ये 3 अल्किल ग्रुप कर रहे हैं, नहीं कर पाएंगे, राइट. यहाँ पे तो एक ही अल्किल ग्रुप है इन केस ऑफ इथिल अल्कोहल, है ना. एक ही ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, यहाँ पे 2 ग्रुप कर रहे हैं, यहाँ पे 3 ग्रुप कर रहे हैं, तो ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है. इसीलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर ऐसा जाता है, टर्शरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी. ओके, क्योंकि टर्शरी जो कार्बोकेटायन बनेगा दैट इज क्वाइट स्टेबल देन सेकेंडरी, और ये क्वाइट स्टेबल है देन प्राइमरी. ओके, नाउ नेक्स्ट लैब टेस्ट इज फॉर फिनॉल व्हिच वी डन विद फ्लेरिक क्लोराइड, FeCl3 के साथ करते हैं हम लोग. ओके, तो यहाँ पे आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ट्राई पॉजिटिव +3. ओके, तो फिनॉल रिएक्ट्स विद न्यूट्रल फ्लेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन to give purple, violet and green coloration of ferric phenoxide. ये आपका फिनॉल है, 3 मॉलिक्यूल्स हमने लिए, Fe ट्राई पॉजिटिव है, दैट मीन्स FeCl3 है. ओके, तो ये क्या करेगा, ये Cl3 H के साथ रिएक्ट हो जाएगा, राइट. आपके पास 3 फिनॉल है, मतलब 3 H है, 3H and 3Cl, क्या बन जाएगा, थ्राइस HCl. ओके, बचा क्या, Fe बचा, और ये 3 मॉलिक्यूल्स बचे. फिनॉक्साइड के कितने मॉलिक्यूल बचे आपके पास, 3. तो ये आपका फिनॉक्साइड आयन हो गया, ये थ्राइस हो गया, और यहाँ पे क्या है, Fe ट्राई पॉजिटिव. तो ये बन गया आपका फेरिक फिनॉक्साइड, फेरिक फिनॉक्साइड. ओके, सो ये देखो आपके पास ये फिनॉल है, फिनॉल एक सॉल्यूशन है जिसमें आपने क्या ऐड किया, FeCl3 ऐड किया. ओके, हमने FeCl3 ऐड किया, फिनॉल प्लस FeCl3. तो देखो पहले कलर कैसा था, और फिर जैसे ही FeCl3 ऐड कर रहे हो तो कलर चेंज हो रहा है टू द वॉयलेट, राइट. एंड इफ कोई सॉल्यूशन अगर आपको दे जो आपको नहीं पता कि ये फिनॉलिक सॉल्यूशन है, तो आप क्या करोगे, टू टेस्ट whether the solution is phenolic or not, आप उसमें FeCl3 ऐड करोगे, 2 drops of FeCl3. ओके, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeCl3 होना चाहिए, बहुत ज्यादा दिन का FeCl3 नहीं होना चाहिए, रिजल्ट्स गलत आ जाते हैं. ओके, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeCl3 हम लेंगे, जिसमें हम ऐड करेंगे 2 to 3 drops in phenolic solution. If the color changes to purple, violet or green, that time solution is phenol. Okay, so these are the some tests which we use in lab to determine what is the compound. Okay, मतलब alcohol है, phenol है, क्या है. Okay, I hope these things are clear to every one of you. Fine. So this is all for today. Acidity of phenol and some characteristics reactions. Okay, so see you in next lecture. Till then, keep learning. Bye bye.